हाँ जी, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और क्लास 11th में इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ते हैं। टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के अंडर। ठीक है, क्लास 11th में एक टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो टाइप के सेल्स पढ़ते हैं। उस टॉपिक में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। क्लास 12th का चैप्टर 2 है। अभी पुरानी बुक में चैप्टर 3 था, अभी चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर सॉरी 7 है, चैप्टर 7 है रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उस टॉपिक के अंडर हम इसको पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सेल्स के बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं। ये पहली वीडियो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होने वाली है, फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल्स बेसिकली दो टाइप के हैं। पहला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का सेल जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये दो टाइप के बेसिकली सेल्स हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और क्लास 11th में अगर हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो बस इन सेल्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन इस पे कवर नहीं किया जाएगा, ब्रीफ डिटेल होगी दोनों टाइप के सेल्स की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी। बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी कि कौन से सेल में क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या केमिकल प्रोसेस है, उसको पढ़ेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो आप क्लास 12th में अगर हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले लेक्चर्स इस तरीके से सेपरेट करूंगा कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स और 12th के दोनों को समझ में आ जाए। आगे न्यूमेरिकल पोर्शन में फिर क्लास 12 स्टूडेंट्स को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है, देखो पहले ब्रीफली बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ दोनों सेल्स के बारे में पहले। तो दोनों टाइप के सेल्स के बारे में हम ब्रीफली थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर बहुत ब्रीफली हम लिखें तो इट इज़ अ सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होगा एक, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी ये डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ आइडिया ये है। केमिकल एनर्जी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, टू बी स्पेसिफिक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन जो अपने आप बिना किसी एनर्जी सप्लाई, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करे हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, दूसरा सेल जो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये उल्टा है। यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इज यूज्ड टू कैरी आउट, ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप ना हो,
यानी ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसको एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड हो, उसको अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो जो सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं, वो जनरली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अच्छा, दो सेल के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेल में एक टैंक होता है, इसमें दो टैंक होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो टैंक होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर या एक ही टैंक होता है। ठीक है। नाउ इसके अंदर एनोड कैथोड दोनों इसी टैंक में होती हैं, इसी कंटेनर में होती हैं। एनोड और कैथोड दोनों इसी कंटेनर में होती हैं और दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विच विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इसमें एनोड और कैथोड टू डिफरेंट कंटेनर्स में होती हैं। ठीक है। एनोड और कैथोड दो डिफरेंट कंटेनर्स में होती हैं। डिटेल में अभी बाद में बताऊंगा, अभी बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ कि दो सेल दिखते कैसे हैं। इसमें कोई बैटरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होती। यहाँ पर एक एम मीटर या गैल्वेनोमीटर और साथ में वोल्टेज मेजर करने के लिए एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा होता है। ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। तो दोनों कंटेनर्स के अंदर कुछ लिक्विड फिल्ड होता है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन फिल्ड होता है, इसमें भी कोई सोल्यूशन फिल्ड होता है कंटेनर के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोड्स डिप हैं। ठीक है। दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट करने के लिए दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट करने के लिए एक यू शेप की ट्यूब, जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, वो कनेक्टेड होता है इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि एनोड कैथोड डिफरेंट कंपार्टमेंट में है, तो एक सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ किसी सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉजिटिव जो होती है इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है, और इसमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? एनोड। तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड एनोड होती है और नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड कैथोड होती है। ठीक है। इसमें अब तक बैटरी तो है नहीं, लेकिन नेचुरली इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव हो जाती है, एक पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। पॉजिटिव वाली इसमें एनोड नहीं, पॉजिटिव वाली इसमें कैथोड बन जाती है। तो नेगेटिव वाली को लेफ्ट पे लगा दिया, नेगेटिव वाली होती है एनोड। एनोड को जनरली लेफ्ट साइड पे ही बनाते हैं हम इसमें, और पॉजिटिव वाली हो जाती है कैथोड। तो साइन उल्टे हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नेगेटिव एनोड है, पॉजिटिव कैथोड है। देखो, याद करने की ट्रिक बता देता हूं तुम्हें सिंपल सी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद कर लो, इलेक्ट्रोलिटिक उसका उल्टा कर देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो, नेगेटिव है एनोड, नेगेटिव एनोड, नेगेटिव एनायन होते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज एनायन होते हैं। एनायन का नाम एन से शुरू हो रहा है, एनोड का नाम भी एन से शुरू हो रहा है। एनायन एनोड, ऐसे दिमाग में एक लिंक बना लेना। एनायन इज एनोड, एनायन नेगेटिव होता है, एनोड भी नेगेटिव होती है। ठीक है। ऐसे ही कैटायन कैथोड, CAT से कैटायन शुरू होता है, CAT से कैथोड शुरू होती है। अब इसका एनायन एक्चुअल एनायन कैटायन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है। नेगेटिव चार्ज एनोड का है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कैथोड का है। और इसका उल्टा होता है किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो इतना बेसिक आइडिया बैठा लो अभी दिमाग में। ठीक है। फिर एक एक करके दोनों सेल्स को हम डिटेल में करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल में कवर करने वाला हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे फिर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इसमें बेसिक आइडिया आपको बस हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, एक साथ साथ इसके याद कर लो। एक और चीज क्या है वो, कि इलेक्ट्रो दोनों ही सेल्स के अंदर एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। और ये दोनों सेल में है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे उस पर चार्ज पॉजिटिव आए या नेगेटिव, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही हो। याद रखना, ये दोनों सेल में सेम रहती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। चार्ज उल्टा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, कुछ भी बोलिए, एनोड इसमें नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जब आप बात करोगे तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ठीक है।
इसमें एक सिंगल कंटेनर होता है, दोनों इलेक्ट्रोड उसी में डिप होती हैं। इसमें दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन लेफ्ट पार्ट में होगा एनोड वाली साइड पे, रिडक्शन राइट पार्ट में होगा कैथोड वाली साइड पे। एनोड और कैथोड सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक बैटरी करंट सप्लाई के लिए दी जाती है, क्योंकि इसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ कोई बैटरी नहीं होती, इस सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है हमें। अब आगे करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को डिटेल में, ठीक है। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते। टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे जिसका नाम भी बताया था मैंने, दूसरा नाम इसका क्या होता है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पे है, और वोल्टाइक सेल क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए वोल्टाइक सेल। और अब इसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल हैं। एनोड और कैथोड किस मटेरियल की बनी हुई है उस बेसिस पे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं उसे बोलते हैं डैनियल सेल, उसे बोलते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल वो है जिसके अंदर एनोड बनी होती है जिंक की, यहाँ पर एनोड जो है वो बनी होगी जिंक की, और जो कैथोड है वो बनी होगी बेटा कॉपर की। इस पर्टिकुलर सेल को हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल, जिसमें एनोड जिंक की बनी हुई है और कैथोड कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। अब सेल का कंस्ट्रक्शन समझते हैं और सेल कैसे काम करता है, कैसे सेल काम करता है और वो कैसे कंस्ट्रक्टेड होता है उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंटेनर हैं, पहले तो एक कंटेनर, इसके जैसा एक और कंटेनर, दोनों कंटेनर में एक एक इलेक्ट्रोड डिप्ट है, ठीक है। लेफ्ट वाली इलेक्ट्रोड जिंक की बनी होगी, लेफ्ट पे आप हमेशा एनोड लेते हो, अभी मैंने आपको बता दिया एनोड जिंक की बनी होती है, और कैथोड राइट वाली जो है वो कॉपर की बनी होगी, ठीक है। एनोड जिंक की बनी होगी और कैथोड कॉपर की बनी होगी। जिंक बेटा, एनोड हमेशा क्या होती, और दोनों एक वायर से कनेक्टेड होंगी, तो पहले तो वायर बना देते हैं। वायर के अंदर हम यहाँ पे एम मीटर लगा देते हैं, और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देते हैं वोल्टेज मेजर, ठीक है। दोनों ही कंटेनर में कुछ सोल्यूशन फिल्ड होगा, तो लेफ्ट वाले कंटेनर में जो सोल्यूशन फिल्ड होगा वो क्या होगा वो बताता हूँ मैं आपको। लेफ्ट वाले कंटेनर जिंक इलेक्ट्रोड डिप है, तो जिंक की इलेक्ट्रोड जिसमें डिप है उसके अंदर जिंक का ही कोई सॉल्ट सोल्यूशन फिल्ड होगा, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, कोई सा भी जिंक का सॉल्ट जो वाटर सोल्यूबल हो वो इसके अंदर एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। जिंक का ही सॉल्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है, जिस जिस मेटल की रॉड बनाओगे, इलेक्ट्रोड बनाओगे, उसी मेटल का सॉल्ट होगा, ठीक है। एनोड और कैथोड को बेटा कलेक्टिवली, ये शायद आप जानते होगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और जो यहाँ मैंने सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनफैक्ट दोनों सोल्यूशंस को आप इलेक्ट्रोलाइट यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अ, हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लेंगे हम, यहाँ पर बेटा हम लेंगे कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का ही सोल्यूशन लिया जाएगा सल्फेट, कॉपर का सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इस वाली साइड पे, जिंक वाली साइड पे इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, कॉपर वाली साइड पे इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, ठीक है। मैंने बताया था लेफ्ट पे जिंक किसकी, जिंक क्या है, एनोड, सो दिस इज एनोड, एंड कॉपर क्या है, कैथोड, तो दिस इज कैथोड, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। चार्जेस मैंने आपको बता दिए थे, कैथोड का, एनोड का चार्ज होता है नेगेटिव, और कैथोड का चार्ज होता है पॉजिटिव। एनोड होती है नेगेटिव, कैथोड होती है पॉजिटिव। याद करने का तरीका बता दिया, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन, एनायन नेगेटिव होता है, एनोड भी नेगेटिव होती है। सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन, कैथोड पॉजिटिव होती है, कैटायन भी पॉजिटिव होता है। ये एनालॉजी बना लेना दिमाग में ताकि याद रहे आपको, ठीक है। नाउ सेल रिएक्शंस, अब शुरुआत क्या होगी, ये सेल काम कैसे करता है, करंट कैसे बनता है इसके अंदर, ये समझते हैं जरा।
ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि करंट कैसे बनता है सेल के अंदर। ठीक, अच्छा चलिए देखिए, शुरुआत होगी बेटा एनोड से हमेशा। एनोड जिंक और कॉपर के बीच में क्या है ये देखा जाएगा, कौन सा कोई एक मेटल, जब भी तो कोई दो मेटल आप लगाओगे, एक मेटल चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करना और दूसरा मेटल चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना, चाहे वो कोई से भी दो मेटल हो, यहाँ जिंक और कॉपर थे, कोई भी और दो डिफरेंट मेटल हो सकते हैं। एक मेटल क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना, दूसरा मेटल चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल, अब थोड़ा बहुत ही 10th क्लास याद करनी पड़ेगी, हालांकि और डिटेल में समझ में आ जाएगा आगे ये। जिंक और कॉपर में से आपको याद होगा जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जनरली जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में भी समझेंगे इस चीज को। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है पहले से, अगर वो ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं होता रिएक्टिविटी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में होता है, तो यस यू आर राइट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में भी होता है बेटा, वो आगे समझेंगे। जो पहली बार सुन रहे हैं वो याद रखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो कम रिएक्टिव है वो गेन करता है। तो क्या होगा, जो जिंक है बेटा, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस रॉड में जिंक सॉलिड स्टेट में है, वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ आयन में। जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ आयन में, और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर। जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। दो इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते इधर गए, इधर गए, इधर गए, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते करते कहाँ पर आ गए, लेफ्ट साइड पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन में जिंक आयंस आ गए, सही है। अब देखो टेक्निकली क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, ठीक है, Zn2+ पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। एनीवेज, इसको देखो, इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट लिया था मैंने, कॉपर सल्फेट लिया था, इसका मतलब सोल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट थे, क्योंकि सोल्यूशन में क्या लिया था, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस प्रेजेंट थे। कॉपर 2+ आयंस क्या होगा, ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे ही कॉपर 2+ आयन इस रॉड पे टकराएंगे, ऊपर से आते हुए दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन लिख के दिखाता हूं पहले, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रॉड में जिंक था, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसे, रॉड में जिंक था, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए और वो कन्वर्ट हो गया जिंक 2+ में। जब जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ तो आयन बनते ही वो एक्वस सोल्यूशन में आ गया, तो एक्वस सोल्यूशन में आ गया और दो इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किए वो इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। ये हो गया रिएक्शन लेफ्ट साइड पे। और आप देखोगे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने सीखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इस पार्ट ऑफ द सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस पार्ट ऑफ सेल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये पार्ट जो है सेल का, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब राइट साइड पे देखो क्या हो रहा है, राइट साइड पे कॉपर 2+ आयन टकराए रॉड से, ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उन दो इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर ने गेन किया। जब कॉपर 2+ आयन सोल्यूशन में थे वो किस स्टेट में थे, एक्वस स्टेट में थे। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे दो, उसको गेन किया उन्होंने और वो कन्वर्ट हो गए कॉपर मेटल में। क्यों, 2+ चार्ज था, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा कॉपर, और जैसे ही कॉपर स्टेट में आएगा तो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये रिएक्शन होता रहेगा, अगर ये रिएक्शन होता रहेगा, अभी बेटा सर्किट कंप्लीट नहीं है बाय द वे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, आगे आगे नहीं भागना, अगर किसी को आता है, आई विल कंप्लीट इट, रुक जाओ पहले समझो इसे ध्यान से। अभी देखो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो रॉड है बेटा, ये वाली रॉड, ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। यहाँ कैसे, पूरी रॉड गलना शुरू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज, ये जिंक आयंस लूज करती जा रही है, इसमें से जिंक आयंस निकलते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये वाली रॉड ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जिंक आयंस निकल निकल कर इसमें बाहर आ चुके हैं, और इसके अंदर जिंक आयंस अब, मतलब जिंक जो भी था वो टूट टूट के जिंक 2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रॉड घुलते घुलते पतली होती जाएगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती। सिमिलरली ये वाली रॉड जो है, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, राइट साइड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये रॉड धीरे धीरे फैट होती जाएगी, इसके ऊपर कॉपर का डिपॉजिशन आता जाएगा, कॉपर का डिपॉजिशन आता जाएगा, तो ये रॉड क्या होती जाएगी, थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी जितनी ये डूबी हुई है इसके अंदर सोल्यूशन में। ठीक है, आ रही है समझ में, तो जिंक वाली रॉड घुलती जाएगी, कॉपर की रॉड घुलती जाएगी। लेकिन अभी एक दिक्कत है, अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों, अब जरा ध्यान से देखो, दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, कॉपर ने दो गेन कर लिए, सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। आपने तो 10th क्लास में सीखा था कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से चलते हैं दूसरे पार्ट पे वापस आते हैं,
घूम कर पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव तक वापस आते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन पूरा रिवॉल्व नहीं करते तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन तो पूरा रिवॉल्व कर ही नहीं रहे। इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, कॉपर ने क्या कर लिए, गेन कर लिए, तो आपका सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब ये चार्ज घूम के वापस आएगा। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए बेटा हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है ये समझिए ध्यान से। ऐसी एक यू शेप की ट्यूब होती है, ठीक है, यू ट्यूब होती है एक, ठीक है। यूट्यूब वो वाला यूट्यूब नहीं जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, यू शेप की एक प्लास्टिक या ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब क्या है एग्जैक्टली अभी बताता हूँ। इस ट्यूब में होता क्या है। तो खाली ट्यूब से तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज इधर से इधर जाएगा नहीं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, यहां लिखते हैं हम। सॉल्ट ब्रिज में क्या चीज है, सॉल्ट ब्रिज में है सिलिका और अगार अगार जेल, जेली है बेसिकली, ठीक है। जेल फ्यूज्ड विद इलेक्ट्रोलाइट लाइक KOH, KOH लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, किसी भी टाइप का एटसेट्रा। एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट होगा। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसके कैटायन पे जितना चार्ज हो और उसके एनायन पे भी इतना ही चार्ज हो। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके कैटायन एनायन पे इक्वल चार्ज हो। पोटेशियम पे 1+, नाइट्रेट पे 1-, पोटेशियम पे 1+, क्लोराइड पे 1-, सोडियम पे 1+, क्लोराइड पे 1-। ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो बेसिकली क्या है जेली आप सबने खाई है घर पे, फ्लेवर्ड वाली जेली। इसी टाइप की जेली होती है सिलिका जेली या अगार अगार जेली, ठीक है। सिलिका जेल को हालांकि आप खा नहीं सकते, पॉइजनस। अगार अगार को आप खा सकते हो, ये बायोलॉजिक वो होता है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। एनीवेज जेली कोई सी भी हो, खाने वाली हो ना खाने वाली हो, हमें खाना नहीं है वैसे भी इसको, ठीक है। तो जेली को क्या करेंगे, यू शेप की ट्यूब लेंगे, ये समझ लो ये ट्यूब है, इसको बेंड कर दिया मैंने ऐसे करके इधर से और यू शेप की एक ट्यूब बना दी, ठीक है, जैसी ये दिख रही है। इस ट्यूब के अंदर जेली भरेंगे, लेकिन जेली के अंदर साथ साथ में जेली बनाते हुए, अगर आप में से किसी ने जेली बनाई होगी तो आपको पता होगा, जेली जेली के लिए जैसे घर पे जो खाने वाली जेली होती है जिलेटिन पाउडर से बनती है नॉर्मली। तो पाउडर आता है, पाउडर को पानी में घुलाते हैं और उसको अंदर फ्लेवर अगर डालना है, चीनी डालनी है, मीठा मिला देते हैं, फ्लेवर मिला देते हैं, कलर मिला देते हैं और फिर उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज भी बेसिकली फ्रीजर में नहीं रखते, नॉर्मली ठंडा कर देते हैं फ्रिज में रख के। तो उससे वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाती है, जैसे आप जेल बोलते हो या जेली बोलते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यही जिलेटिन भी ले सकते हो यहाँ पे, अगार अगार जेल या सिलिका जेल, कोई सा भी जेल का पाउडर लेना है, उसे पानी में मिलाना है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट मिला देना है। फिर उसको आप थोड़ी देर ठंडा होने दोगे तो वो सेमी सॉलिड स्टेट जैसी जेली होती है उस स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद इस ट्यूब को आप उल्टा करके डाल दोगे। अब इस ट्यूब में आपको पता है, मान लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, क्या भरा हुआ है इस ट्यूब के अंदर, पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ है। अभी क्या होगा, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा देखो। यहां पर जब आपने देखा कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर चिपक गया रॉड पे, तो क्या बचा रह गया, बचा रह गया सल्फेट। यहां सल्फेट एक्सेस में हो जाएगा, कॉपर कॉपर बहुत सारा इस पे चिपकता जाएगा, सल्फेट बचा रह जाएगा यहाँ पे। तो ये जो एक्सेस सल्फेट हो गया है यहाँ पे, इस सल्फेट का क्या करें, यहाँ तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक 2+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनको बैलेंस करने के लिए क्या उस कुछ नेगेटिव तो है नहीं, जिंक 2+ आयन रिलीज होते जा रहे हैं, रिलीज होते जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ नहीं रहा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। दोबारा से सुनो, कॉपर 2+ सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2+ इस पे चिपक गया, सल्फेट बचा रह गया, तो सल्फेट बचा रह जाएगा, कॉपर चिपकता जाएगा, तो सल्फेट 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 होते होते बहुत सारा सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव के बहुत सारे आयन इकट्ठे हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारा। और यहाँ क्या होगा, जिंक 2+ आयन रिलीज होते जा रहे हैं रॉड में से, होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, तो जिंक 2+ 2+ 2+ आते आते बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम क्लोराइड था यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड जो था वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था सल्फेट आयंस की वजह से, तो पोटेशियम आयन इस तरफ K+ आयंस जो हैं, पोटेशियम आयंस इस पाइप में से इसमें निकलना शुरू हो जाएंगे, K+ आयंस इसमें निकलना शुरू हो जाएंगे, ताकि K+ आयन क्या कर सके, सल्फेट जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और सिमिलरली यहाँ पे Zn2+ डेवलप हो रहा था बहुत सारा पॉजिटिव, तो क्लोराइड आयंस KCl में से इसमें आना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज बेसिकली चार्ज के फ्लो की वजह से सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। ठीक है, चार्ज के फ्लो की वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सॉल्ट ब्रिज का काम है, इट हेल्प्स कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, हेल्प्स कंप्लीट द सर्किट बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, आयंस का ट्रांसफर करके इट हेल्प्स कंप्लीट द सर्किट। इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं। हाँ जी, तो आई होप इतना हमें क्लियर है। ठीक है बेटा, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं लिखी, सॉरी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और इधर की तरफ रिडक्शन हो रहा था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हाफ सेल हो जाएगा। तो दिस बिकम्स रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड दिस विल बिकम रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो दो हाफ जो थे, एक को बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक को बोल देंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो आई होप इतना तो हमें क्लियर है। नाउ वन लास्ट फ्यू थिंग्स, क्या चीज़ें हैं और इसके बारे में अंदर देख लेते हैं हम ज़रा इसमें। अच्छा, इसमें बेटा अब ज़रा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होता है उसका ऑपोजिट होता है करंट का फ्लो। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन है कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। वोल्ट मीटर इससे डिटेक्ट हो जाएगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट कर लेगा। एम मीटर ये डिटेक्ट कर लेगा कि कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। धीरे धीरे ये रॉड घुलती रहेगी, ये डिपॉजिट होती रहेगी। जब ये रॉड पूरी तरह से घुल के खत्म हो जाएगी, या फिर इस रॉड के इस सोल्यूशन में कंप्लीटली कॉपर आयंस खत्म हो जाएंगे, तो ये सेल करंट बनाना बंद कर देगा। ठीक है, दैट इज हाउ अ सेल डाइज। कोई भी बैटरी जो होती है आपकी, जैसे पेंसिल सेल यूज करते हो, अल्टीमेटली डाइज। तो उसका रीजन यही होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आइदर खत्म हो जाता है या फिर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब हालांकि केमिस्ट्री थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। नाउ इतना आई होप क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे हम कुछ चीज़ें और पकड़ेंगे इस सेल के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जानेंगे हम इसी सेल के बारे में। याद करने का तरीका कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, बहुत इजी तरीका है। देखो, इसे याद करने का आप एक एक्रोनिम बना लो अपने दिमाग में। क्या एक्रोनिम बना लो? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है हमारे ये। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? एनोड पे ऑक्सीडेशन याद कर लो, AO, और कैथोड पे रिडक्शन याद कर लो, CR। ठीक है, A फॉर CR, AO एनोड पे ऑक्सीडेशन, CR मतलब कैथोड पे रिडक्शन। देखो, वॉवल के साथ वॉवल है, A और O दोनों वॉवल होते हैं, तो वॉवल के साथ वॉवल। एनोड पे ऑक्सीडेशन, A और O दोनों वॉवल है। कैथोड के पर रिडक्शन, कैथोड में C भी वॉवल नहीं है, R भी वॉवल नहीं है, तो नॉन वॉवल के साथ नॉन वॉवल, वॉवल के साथ वॉवल, नॉन वॉवल के साथ नॉन वॉवल, A के साथ O, C के साथ R। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, याद रहेगा हमेशा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो अब इस सेल को मैं अगले पेज पे ट्रांसफर कर देता हूँ एक बार और फिर हम इस पे कुछ चीजें और समझेंगे। हाँ जी, तो
कुछ चीज़ें और सीखेंगे इस सेल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे सेल रिएक्शन किसे कहते हैं, सेल इक्वेशन या फिर सेल रिएक्शन, सेल इक्वेशन और सेल रिएक्शन। तो सेल इक्वेशन या सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, एनोड और कैथोड दोनों पे क्या हुआ है वो दोनों लिखो पहले। एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ और कैथोड पे, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन आप लिखोगे। कैसे, देखो ये देखो, एनोड वाली साइड पे क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, Zn सॉलिड था, Zn 2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज। एनोड के आगे लिख देते, जिंक सॉलिड लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू Zn 2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कन्वर्ट हो गया। कैथोड पे क्या हुआ, कॉपर 2 प्लस आयन थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर 2 प्लस आयन था एक्वस स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कन्वर्ट हो गया सॉलिड कॉपर में। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पहली इक्वेशन में है ऑक्सीडेशन हाफ में, उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ में भी आने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए, रिडक्शन हाफ में, ताकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हो सके कैंसिल। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करना होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन राइट पे आएंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आएंगे हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो राइट साइड पे आएगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा लेफ्ट पे आएगा। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। अगर बाई चांस नहीं होते, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक में 1 होता, तो आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी। अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक में 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 वाली को 3 से, 3 वाली को 2 से, ताकि दोनों 6 इलेक्ट्रॉन बन जाए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना जरूरी है, ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। तो ओवरऑल इक्वेशन बेटा क्या बनी, लेफ्ट साइड पे आपका जिंक सॉलिड बचा और कॉपर 2 प्लस आयन बचे एक्वस स्टेट में। ठीक है, राइट साइड पे देखिए क्या बचा, राइट साइड पे बचा जिंक 2 प्लस आयन एक्वस स्टेट में और कॉपर सॉलिड स्टेट। तो दिस इज योर ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। अब एक चीज और होती है इसमें, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले लिखना होता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, फिर ऐसे डबल लाइन डालते हैं और फिर लिखना होता है रिडक्शन हाफ। तो लिखकर दिखाता हूं, अभी समझ में आएगा आपको कैसे। ये तो बस तरीका हो गया इसे लिखने का, अब मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में आप देख रहे हो जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे जिंक सॉलिड, स्ट्रेट लाइन डालोगे ऐसे, जिंक 2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ। फिर आप बेटा डबल लाइन डालोगे ऐसे, ठीक है, और लिखोगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हुआ है, कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, तो आप लिखोगे ऐसे कॉपर 2 प्लस एक्वस कन्वर्टेड इनटू, लाइन डालेंगे तो इसका मतलब कन्वर्टेड है, इनटू कॉपर सॉलिड। सिंगल लाइन बेसिकली एरो का काम कर रही है, कॉपर जिंक 2 प्लस कन्वर्टेड इनटू जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉपर, सिंगल लाइन। और डबल लाइन बेसिकली, दिस डबल लाइन रिप्रेजेंट्स अ सॉल्ट ब्रिज, जो दो हाफ्स को सेपरेट करता है। डबल लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का यूज आपको मैंने बता दिया था, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद अ जेल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और उसका काम होता है टू कंप्लीट द सर्किट बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इंटरनल सर्किट बेटा सेल का इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय आयंस।
सेल के इंटरनल सर्किट में क्या फ्लो कर रहे हैं, आयंस फ्लो कर रहे हैं इधर से इधर। सेल के बाहर बेटा वायर में क्या फ्लो कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय, एक्सटर्नल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय आयंस, एक्सटर्नल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेल इक्वेशन, सेल रिएक्शन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके बाद एक दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे से जो इसके अंदर हम समझेंगे। ठीक है, देखिए चलिए करते हैं इसे कंटिन्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ठीक है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं एक बार समझने के लिए फिर से यहाँ पे वो सेल को पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा अगर सेल यहाँ पे पेस्टेड रहेगा तो रेफर करने में। ठीक है, तो देखिए टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल है इसका ई। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली है ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रही है जिंक या कॉपर की, जिंक की या कॉपर की, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है यहाँ पे जिंक सल्फेट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिंक और जिंक सल्फेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर एक और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक और लिखने का तरीका होता है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब ये क्या चीज़ है ये समझो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इसी ई के ऊपर बेटा हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ई नॉट। ठीक है, तो ये क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। स्टैंडर्ड वर्ड लग जाएगा तो इसका मतलब बस इतना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मैंने लिया है उसके कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसमें जो भी आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है। ठीक है, बस इसका इतना मतलब है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द concentration of all the ions is 1 molar is called standard electrode potential। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं जब सारे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है तब। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। कौन कौन से 2 टाइप हैं जरा देखते हैं। पहला टाइप है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा टाइप है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बढ़िया चीज ये है कि ये दोनों पोटेंशियल, अच्छा इसे कंफ्यूज मत होना कि
जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा है वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी, हर चीज का, हर मेटल का, हर आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो ये ध्यान ये रखना है इसमें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आ सब्सटेंस, ये लिखना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होगा। फिर अलग अलग लिखा ही क्यों, अगर इक्वल ही होगा तो? अलग इसलिए लिखा क्योंकि दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट सेम सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होगा, लेकिन उनके साइन ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की ही बात करूं तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा वो 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट होता है, और इसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.76 वोल्ट होता है। इक्वल टू साइन नहीं लगाना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट इक्वल नाउ। तो सेम वैल्यू किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं जिंक की। जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस का 0.76 वोल्ट, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, यूनिट वोल्ट लिख देते हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल का, वोल्ट। ठीक है, तो जिंक का एग्जांपल ले लिया मैंने, कॉपर का भी ले सकता हूं ऐसे एग्जांपल। तो कॉपर के केस में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका माइनस का 0.34 वोल्ट होता है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए। तो ये नहीं है कि कोई रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नेगेटिव होता है, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर है। तो दोनों पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं हो सकते, दोनों के साइन मतलब वैल्यू सेम होगी बट साइन कभी भी सेम नहीं हो सकते एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। दो टाइप के पोटेंशियल समझ में आ गए। ठीक है, अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात समझो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझो अभी एक, अभी जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ या इरेज कर देता हूँ, छोटा करके लिख देता हूँ यहाँ पर। बाई IUPAC कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल is taken as standard electrode potential। ठीक है बेटा, IUPAC ने ये बोला कि भाई दो दो पोटेंशियल क्यों बना रहे हो कंफ्यूज करने के लिए। चलो ठीक है, सेम वैल्यू है बट साइन ऑपोजिट है। अब तुम बोलोगे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, अब पूछेगा सवाल भाई अगला बच्चा कि कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हो या रिडक्शन की? तो कंफ्यूजन खत्म करो ना। कंफ्यूजन खत्म कैसे करो, क्या बोला कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो। तो कौन सा पोटेंशियल इंपॉर्टेंट हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भूल जाओ, बेकार की चीज है, काम आएगा, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी पूछ लिए जाते हैं कभी घुमा के। लेकिन नॉर्मली
नॉर्मली जब बेटा मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं किसी भी चीज का, या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन की नहीं, अनलेस मैंने मेंशन किया है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैंने वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका मतलब नेचुरली क्या होगा? उसका मतलब नेचुरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अनलेस मेंशन किया हो कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। नहीं मेंशन किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या मानोगे? आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे हमेशा। याद रहेगी ये बात। तो हर चीज का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा। अगर उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो उसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का सिंबल क्या होता है, देखो यहां बना के दिखाता हूं मैं इस जगह में। अगर मान लो मैं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ई नॉट जिंक का बेटा रिडक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे, Zn2 प्लस लाइन डालूंगा Zn, रिडक्शन दिखाया, ई नॉट Zn2 प्लस कन्वर्टेड टू Zn, और इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं फिर 0.76। ठीक है। अगर कॉपर का दिखाना चाहता हूं, ई नॉट ऑफ कॉपर, तो यहाँ रिडक्शन दिखाऊंगा Cu2 प्लस स्लैश Cu कन्वर्टेड इनटू, सॉरी मतलब Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली रिडक्शन दिखा दिया। तो इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं वैल्यूज जो लिख रहा हूँ क्या तुम्हें भी याद करनी है? नहीं बेटा, ये वैल्यू तुम्हें, सॉरी ये जिंक का माइनस 0.76 होता है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। जिंक का बेटा माइनस का 0.76 वोल्ट होता है, नॉट प्लस। ठीक है, बट तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें ये वैल्यूज गिवन आएंगी पेपर में, तुम्हें ये याद नहीं करनी। कॉपर का पॉजिटिव होता है 0.34 वोल्ट। अच्छा, अगर ब्रोमीन का लिखना है फॉर एग्जांपल, तो ब्रोमीन प्लस तो बनाता नहीं है, माइनस बनाता है, तो उसका ऐसे लिखा जाएगा बी आर। ब्रोमीन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक स्टेट में। तो Br2 स्लैश Br माइनस जो सिंबल लगेगा, रिडक्शन दिखाया जाएगा इस सिंबल के नीचे हमेशा। चाहे यहां देखो, यहां पर हो तो ये रहा था कि जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन मैंने जब पोटेंशियल लिखा तो जिंक 2 प्लस को जिंक में ही दिखाया। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल कौन सा होता है? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है वो हमेशा कौन सा पोटेंशियल होता है बेटा? रिडक्शन। तो ई नॉट के सबस्क्रिप्ट में जब भी दिखाओगे तो आप रिडक्शन ही दिखाओगे, चाहे उस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप ई नॉट के सबस्क्रिप्ट में हमेशा रिडक्शन ही दिखाओगे। जिंक 2 प्लस से जिंक, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, Br2 से Br माइनस। ठीक है। इसकी जो भी मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 1.09 वोल्ट होती है। तो कुछ वैल्यूज रिपीट करते करते मुझे याद हो गई हैं, आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। क्वेश्चन इनफ प्रैक्टिस करोगे कुछ वैल्यूज तुम्हें भी याद हो जाएंगी, बट इररिलेवेंट, डजंट मैटर, वो वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती वैल्यू। ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर। अब इस पोटेंशियल के ज्यादा या कम वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई वैल्यू ज्यादा है, कोई कम है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, वो वैल्यूज बेसिकली इंडिकेट क्या करती हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है। तो इतना एक बार नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना नोट डाउन। अगले पेज पे हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया। करते हैं अगले पेज पे स्किप। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करती है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, आप एक एक्रोनिम याद करो। यहाँ पहले मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ आपके सामने, फिर उसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जिंक 2 प्लस की लिखी थी अभी हमने, जिंक 2 प्लस जिंक क्या वैल्यू थी? माइनस का 0.76 वोल्ट। कॉपर की लिखी थी हमने, ई नॉट Cu2 प्लस स्लैश Cu, ये क्या वैल्यू थी? प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है। और ब्रोमीन की लिखी थी Br2 स्लैश Br माइनस, ये वैल्यू थी प्लस का ही 1.09 वोल्ट। हाइड्रोजन की लिख देते हैं ई नॉट ऑफ H प्लस स्लैश H2, ये पूरा नहीं है बेटा, इसमें लिखूंगा आगे, मैं समझाऊंगा आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ढंग से। H2 जीरो होती है इसकी वैल्यू। लेट्स से सिल्वर की लिख लेते हैं, ई नॉट ऑफ Ag प्लस स्लैश Ag, देखो रिडक्शन ही दिखाना होता है हमें। Ag प्लस, Ag पे 1 प्लस चार्ज आता है और वो सिल्वर बना देता है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 0.80 वोल्ट। ठीक है, या 8 वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज लिख दी हमने रेफरेंस के लिए, इसका यूज़ करके हम आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे।
तो बेटा एक एक्रोनिम याद रखो बड़ा प्यारा सा, ठीक है। एक्रोनिम है हर एंड लियो, ठीक है। एक्रोनिम याद रखो हर एंड लियो। हर का मतलब क्या है समझो। हर का मतलब है हायर ई नॉट वाले मॉलिक्यूल वाले सब्सटेंस का रिडक्शन। हायर ई नॉट जिसका होगा का रिडक्शन होगा, हायर ई नॉट का रिडक्शन, HER हायर ई नॉट का रिडक्शन, ठीक है। और लियो का मतलब हो गया लोअर ई नॉट जिसका होगा बेटा, लोअर ई नॉट का ऑक्सीडेशन, ठीक है। हायर ई नॉट वाले का रिडक्शन होता है, लोअर ई नॉट वाले का ऑक्सीडेशन होता है। ये एक्रोनिम याद कर लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चन। हर लियो, हायर ई नॉट वाले का रिडक्शन, लोअर ई नॉट वाले का ऑक्सीडेशन। तो अगर इन सब में से तुमसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली, किस सब्सटेंस का सबसे आसानी से रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन के लिए हायर ई नॉट चाहिए होता है। तो हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, माइनस में है ये वैल्यू, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। अब प्लस वाली वैल्यू देखो, माइनस वाली तो लोअर होगी, प्लस में सबसे हाई वैल्यू ये दिख रही है 1.01, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इजीएस्ट रिडक्शन बेटा किसका होगा इन सब में, इजीएस्ट रिडक्शन हो जाएगा ब्रोमीन का, सॉरी Br2 का, ठीक है, इजीएस्ट रिडक्शन। और अगर मैं आपसे पूछूं इजीएस्ट ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोएस्ट वैल्यू देखोगे। इजीएस्ट ऑक्सीडेशन बेटा किसका हो जाएगा, तो इजीएस्ट ऑक्सीडेशन के लिए लोएस्ट वैल्यू सारी पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव वैल्यू है -0.76, तो माइनस वाली वैल्यू ऑब्वियसली लोएस्ट है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से हो जाएगा इन सभी सब्सटेंस में। जिंक, कॉपर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और सिल्वर में सबसे आसानी से ऑक्सीडेशन जिंक का होगा, और सबसे आसानी से रिडक्शन बेटा ब्रोमीन का होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हाईएस्ट है और जिंक की वैल्यू लोएस्ट है। हर एंड लियो, इजी टू रिमेंबर। अब एक चीज और याद रखो, आपको पता है जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट पे भी आ जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका सबसे आसानी से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी लोअर ई नॉट वाला। अब इसके लिए एक और एक्रोनिम याद कर लो, देखो आसान हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन बड़ा आता है। आपसे दो तीन चीजें पूछ लेते हैं, एक तो पूछ लेते हैं रिड्यूसिंग पावर, बताओ क्या पूछ लेते हैं, रिड्यूसिंग पावर, अरेंज द फॉलोइंग इन द रिड्यूसिंग पावर, या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब सेम ही चीज होती है। तो ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसमें मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं या रिड्यूसिंग पावर उनकी होती है जिनका आसानी से ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन होता है लोअर ई नॉट का। तो एक और एक्रोनिम बेटा याद करो, लेब्रा, एक्रोनिम याद करो लेब्रा, जैसे डॉग होता है ना लेब्राडोर, ठीक है, हालांकि उसके स्पेलिंग में LAB आता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए याद कर सकते हो लेब्रा। लेब्रा की फुल फॉर्म हो गई लोअर द ई नॉट, लोअर द ई नॉट, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान दो बेटा, लोअर द ई नॉट, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, लोअर L से लोअर, E से ई नॉट, B से बेटर, ठीक है, और RA इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लोअर द ई नॉट, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, वर्ड्स पे ध्यान देना, लोअर ई नॉट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जितना लो ई नॉट उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सबसे लोएस्ट ई नॉट किसका था, जिंक का, तो जिंक हो गया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद, उसके बाद कौन सा है, अगर ऑर्डर में लगाना है मान लो, तो जिंक तो बेस्ट हो गया। अगर इनको ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है एक्सरसाइज में, और फॉर्चुनेटली 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी में दे रखा है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी ये क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो पहला ही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके रेडियो, ये दे रखे हैं पोटेंशियल, और आपसे बोला है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो फिलहाल अगर मान लो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं,
सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर अभी देख ली मैंने, सबसे लोवेस्ट वैल्यू, लोअर द ई नॉट बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक की ई नॉट वैल्यू लोवेस्ट है, तो जिंक की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद वैल्यू कौन सी है, उसके बाद है जीरो, यानी हाइड्रोजन आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन के बाद कौन सी वैल्यू है, देखो उससे लोअर, कॉपर, फिर सिल्वर, फिर ब्रोमीन। तो इसके कम कॉपर, फिर सिल्वर, और लास्ट में ब्रोमीन इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल ऑफ देम। जिंक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्रोमीन वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बाई चांस, जरूरी नहीं है हर बार रिड्यूसिंग पावर ही रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी आ सकता है। तो उसके लिए कोई एक्रोनिम की जरूरत नहीं है, एक याद कर लिया आपने, दूसरे में उल्टा कर देना। रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर होगा उसी का उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अगर हर लियो, ये याद रखो, हर लियो से क्या पता लगेगा कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी कौन सी रिड्यूस, हायर ई नॉट वाला रिड्यूस होगा, लोअर ई नॉट वाला ऑक्सीडाइज होगा। और अगर तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट पता लगाना है तो लेबरा याद कर लो, लोअर द ई नॉट बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, ये तीन एक्रोनिम याद कर लो। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं हो सकता तुम्हारा इस टॉपिक से रिलेटेड, और आई एम गारंटीइंग यू इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई एग्जाम में भी, नीट में भी, जेई में भी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी गलती ये नहीं होती कि बच्चों को आता नहीं है, कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। और कंफ्यूजन क्लियर करने का सिंपल तरीका है ये एक्रोनिम्स। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगा एग्जाम में। एक लास्ट चीज बेटा देख लो जल्दी से क्या है लास्ट, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सिंबल है ई नॉट सेल। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल फॉर्मूला बनेगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल डिफरेंस का। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एग्जाम्पल के लिए हमने जो डैनियल सेल बनाया था, वापस उस पर जाते हैं अगर हम, जरा इस डैनियल सेल को ध्यान से देखो, कैथोड थी बेटा क्या, कॉपर, और एनोड थी जिंक। तो कैथोड माइनस एनोड करना होता है। अब करना क्यों होता है ये भी याद कर लो, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, रिडक्शन होता है तो रिडक्शन वाले की वैल्यू क्या आती है, हायर, अभी बताया हर लियो, हायर ई नॉट वाले का रिडक्शन होता है और लोअर ई नॉट का ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ की वैल्यू हायर आएगी पोटेंशियल की, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसकी वैल्यू लोअर आएगी। तो हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करनी होती है हमेशा, ताकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आए। ठीक है, और पॉजिटिव नहीं आ रहा बाई चांस, कुछ और वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसका मतलब सेल गलत बनाया है आपने, वो सेल काम ही नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे डैनियल सेल लिख लेते हैं, जो हमने सेल बनाया था कॉपर और जिंक वाला, उसका नाम बताया था मैंने शुरू में ही, क्या होता है, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के अंदर ई नॉट सेल अगर हम निकालेंगे तो कैसे लिखा जाएगी इक्वेशन, कैथोड की जगह पे है कॉपर, तो ई नॉट ऑफ कॉपर कैसे लिखा जाता है, रिडक्शन दिखाते हैं हमेशा, ये सिखाया, Cu2+ से Cu बनाएंगे, रिडक्शन दिखाया जाएगा हमेशा इसके नीचे, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक का भी रिडक्शन ही दिखाया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा कौन से होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये दिखा, यही बताया था, ई नॉट के सबस्क्रिप्ट में बेटा हमेशा रिडक्शन दिखाओगे, चाहे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, क्योंकि ई नॉट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है। ई नॉट ऑफ कॉपर, ई नॉट ऑफ जिंक, इसकी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, जो वैल्यूज भी आपको गिवन होंगी वो आप पुट कर दोगे। फिलहाल मुझे वैल्यूज पता है तो मैं लिख रहा हूँ, कॉपर की बेटा 0.34 होती है पॉजिटिव में, और जिंक की नेगेटिव में 0.76, अभी पिछले पेज पे लिखी है हमने ये वैल्यू, वहां से देख सकते हो आप। दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब ऐड करके 1.10 वोल्ट आपका पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो याद रखना है ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, फॉर अ सेल टू प्रोड्यूस करंट।
या फिर बोलते हैं बी फीजिबल। फीजिबल सेल का मतलब ऐसा सेल जो काम करेगा, ठीक है। फॉर अ सेल टू बी फीजिबल इट्स ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आएगी तो सेल करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। कई बार